आरव के मनिक लिए एक ऐसे अनुभवी शिकारी की तरह लग रहा था जो जंगली जानवर की किसी न किसी कमजोरी को पकड़ ही लेता है। आरव ने पहले वार के समान अपने चाकू से फिर अटैक किया। इस बार अटैक से मनिक के सीने के ऊपर के कपड़े पूरी तरह फट गए, जिससे इसका सीना दिखने लगा। आसपास के सभी दर्शक दंग रह गए। वे इस फाइट के ऐसे परिणाम को अविश्वास की नजरों से देख रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है? मनिक की तलवार आरव के मांस काटने वाले चाकू से कहीं ज्यादा लंबी है। इसके अलावा मनिक के पास एनर्जी फाइटिंग टेक्निकें भी है और उसके पास फाइटिंग कल्टीवेशन का उच्च स्तर है। लेकिन इस लड़ाई में उसे एक सामान्य फाइटिंग टेक्निक से 2 बार चाकू मारा गया है। उसकी शरीर की गति और चाकू की गति दोनों ही मनिक से तेज है। फाइट देख रहे एक फाइटिंग मास्टर ने टिप्पणी करते हुए कहा, केवल गति के प्रयोग से इन फिजिकल ट्रेनिंग में प्रथम चरण के फाइटिंग मास्टर द्वारा दूसरे चरण के फाइटिंग मास्टर को हराना एक असामान्य घटना थी। आरव की गति वास्तव में मनिक से तेज थी। वास्तव में उनकी गति में असमानता काफी अधिक थी। यह गोल्डन कॉम्बैट मेडिटेशन टेक्निक की ट्रेनिंग करने का परिणाम था। इसका अभ्यास करने से पहले आरव का केवल चाकू चलाने में ही बेहद सटीक और फुर्तीला था, लेकिन उसकी गति और ताकत इसके समान आगे नहीं बढ़ पाई। वह इस टेक्निक की प्रैक्टिस करने से पहले फिजिकल ट्रेनिंग के दूसरे चरण में उपस्थित मनिक को नहीं हरा पाता। लेकिन गोल्डन कॉम्बैट मेडिटेशन टेक्निक की ट्रेनिंग के साथ स्थिति अब पूरी तरह से बदल गई थी। क्रोध से पागल मनिक ने अपने शरीर के ऊपरी कपड़े फाड़ दिए, जिससे चांदी जैसा दिखने वाला सिल्वर आर्मर दिखाई देने लगा। वह एक फिजिकल ट्रेनिंग में प्रथम चरण पर उपस्थित व्यक्ति से हार गया था। यदि वह इसका बदला नहीं ले पाता तो वह किस मुंह के साथ इस ग्रीन सिटी में रहता? मैं तुम्हें मार डालूंगा। मनिक ने अपने शरीर के भीतर की लगभग पूरी क्यू एनर्जी बाहर निकाला और अपनी तलवार में भर दिया, जिससे उसकी तलवार पहले से भी अधिक चमकीली हो गई। उसने अपना तीसरा अटैक आरव के सिर पर किया। यदि यह अटैक आरव के सिर पर लग जाता है तो आरव निश्चित रूप से मर जाएगा। इस समय आरव ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सभी को चौंका दिया। उसने अपना चाकू फेंक दिया और इस अटैक का सामना खाली हाथों से करने के लिए तैयार हो गया। कोई भी दर्शन समझ नहीं पा रहा था कि आरव क्या सोच रहा है। यह अटैक स्पष्ट रूप से मनिक का अंतिम अटैक था, जिसमें क्यू एनर्जी की आखिरी बूंद भी शामिल थी। तो यह लड़का सबसे महत्वपूर्ण क्षण में अपना हथियार क्यों फेंक रहा है? हर किसी को पता होता है कि चाकू मुक्के से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। निश्चित रूप वह इस चाकू का उपयोग मनिक की तलवार के स्लैश अटैक को रोकने के लिए भी कर सकता है। आरव ने गोल्डन कॉम्बैट मेडिटेशन टेक्निक की ट्रेनिंग की थी, जिसमें सबसे खतरनाक अटैक तलवार या किसी अन्य हथियार से नहीं किया जाता, बल्कि इसमें सबसे पावरफुल हमला हाथ के मुक्के के द्वारा किया जाता है। जब आरव ने आखिरी बार अपने सबसे पावरफुल मुक्के की पावर का उपयोग किया था, तो उसके मुक्के की ताकत ने आयरन ट्री के तने पर आधा फुट गहरा गड्ढा बना दिया था। आयरन ट्री का तना किसी भी तरह से स्टील से कम नहीं है। अगर इसी मुक्के को आरव किसी पत्थर में मारता तो वह निश्चित ही धूल में बदल जाता। आरव ने अपनी नजर मनिक पर बनाए रखी। उसकी आंखें मनिक की सीने पर टिकी हुई थीं। एक तरफ होते हुए उसने मुक्का मारा, फट! एक दबी हुई आवाज के साथ मनिक ने अपने मुंह से खून उगल दिया और वह उड़ते हुए दूर जाकर गिरा। सिल्वर आर्मर की सुरक्षा होने पर भी, फिजिकल ट्रेनिंग के दूसरे चरण की पर होने के बावजूद, अपने शरीर की पूरी ताकत लगाने के बावजूद मनिक आरव के इस शानदार मुक्के के हमले को नहीं झेल पाया। मनिक को मरे हुए सुअर की तरह जमीन पर गिरते देखा जा सकता था। यह सब देखकर आसपास के दर्शक अवाक रह गए। मनिक ने आरव को 3 अटैकों में हराने की धमकी दी थी, लेकिन नतीजा बिल्कुल उल्टा हुआ। आरव ने इसके बजाय मनिक को 3 अटैकों में ही हरा दिया। इन 3 अटैकों में प्रत्येक बार
आरव का अटैक उन दोनों के अटैकों में सबसे सटीक और खतरनाक था। इस प्रकार कहा जा सकता है कि इन तीनों हमलों में आरव ही विजयी रहा। अगर सिल्वर आर्मर न होता तो मनिक पहले अटैक में ही हार जाता। फिजिकल ट्रेनिंग के पहले चरण के व्यक्ति और दूसरे चरण के व्यक्ति के बीच की लड़ाई कैसी लगी? इस लड़ाई में सब कुछ बिल्कुल उल्टा ही हुआ था। ओल्ड मास्टर, इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है? इस फाइट के दौरान एक बुजुर्ग व्यक्ति से किसी ने प्रश्न किया। अपने युवा दिनों में इस बुजुर्ग ने फिजिकल ट्रेनिंग के 5वें चरण बोन पावर इनहेंसिंग चरण को प्राप्त किया था। वह एनर्जी कंडेंसेशन चरण तक पहुंचने से केवल एक कदम दूर था। हालांकि वह इस तक पहुंचने में विफल रहा। एक बोन पावर इनहेंसिंग चरण वाले फाइटिंग मास्टर की आयु आम लोगों के समान ही होती है। स्वाभाविक रूप से उसका शरीर समय की मार नहीं झेल पाया। अब जब इस ओल्ड मास्टर की उम्र 70 से ज्यादा हो गई है तो अब उनमें लड़ने के लिए कोई ताकत नहीं बची है, लेकिन उनके पास लड़ाई को समझने का हुनर अब भी है। बुजुर्ग व्यक्ति ने जवाब देने से पहले एक पल सोचा। ऐसा लगता है कि उस बच्चे ने बहुत अधिक फिजिकल पावर के साथ जन्म लिया है। एक फाइटिंग मास्टर का फाइटिंग टैलेंट, चाहे ग्रेड 1 फाइटिंग टैलेंट हो या ग्रेड 2, यह बस इस बात का मापन करता है कि उनका शरीर कितनी तेजी और सहजता से क्यू एनर्जी को अवशोषित कर सकता है। वे जितनी तेजी से क्यू एनर्जी को अवशोषित कर पाएंगे, उनकी फाइटिंग की शक्ति उतनी ही तेजी से बढ़ेगी। हालांकि फाइटिंग मास्टर की फिजिकल पावर इस फाइटिंग टैलेंट के मापन में शामिल नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ज्यादातर लोगों में फिजिकल पावर समान ही होती है। हालांकि कभी-कभी कुछ लोग बहुत अधिक फिजिकल पावर के साथ पैदा होते हैं, जो सामान्य लोगों की तुलना में 10 गुना ताकतवर भी हो सकते हैं। स्वाभाविक रूप से जिस फाइटिंग मास्टर के पास ज्यादा फिजिकल पावर होती है, इसके पास सामान्य फाइटिंग मास्टर से ज्यादा गति भी होती है, जिसका फायदा उन्हें किसी से फाइट करने में मिलता है। लेकिन ऐसे फाइटिंग मास्टरों की संख्या बहुत कम होती है। इसके अलावा उनमें से बहुत से फाइटिंग वे पर आगे बढ़ने में सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे कोई भी फाइटिंग वे पर आगे बढ़ता है, उसके लिए क्यू एनर्जी अधिक महत्वपूर्ण होती जाती है और व्यक्ति की फिजिकल पावर का लाभ भी उसी अनुपात में कम होता जाता है। तो ऐसा ही है। आसपास के दर्शकों ने अपना सिर हिलाया। इस प्रकार का स्पष्टीकरण ही अब तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद। अभी हुई घटना को अच्छी तरह समझा सकता था। आरव ने अपना चाकू उठाया और कदम दर कदम मनिक की ओर बढ़ा। वर्तमान में मनिक बहुत ही दयनीय स्थिति में था। उसके बचे खुचे कपड़े पतली पतली पट्टियों में बदल गए थे। उसके मुंह से खून बह रहा था और उसका चेहरा खून से भरा हुआ था। मनिक सोचता है कि इससे अच्छा तो मैं मर क्यों नहीं गया। आज की घटना ने उसे अपना चेहरा छुपाने के लिए मजबूर कर दिया था। वह अब ब्लू स्काई सिटी में अपने साथियों के बीच हंसी का पात्र बन सकता था। आरव बोला, तुम ही हो जिसने पहले कहा था कि मैं हारने पर 1000 टोका के सिक्के दूंगा। अब तुम हार चुके हो, इसलिए मुझे मेरे सिक्के दो। बकवास। ये शब्द बोलते हुए मनिक ने लगभग एक और खून का कतरा थूक दिया। मनिक अफसोस करते हुए सोचने लगता है कि ओह, मैं कितना पागल हूं। क्या मेरे पास वास्तव में करने के लिए कुछ भी अलग नहीं था, जो मैंने 800 को 1000 में बदल दिया। मनिक एक उच्च परिवार का यंग मास्टर है। 1000 टोका के सिक्के देना इसके लिए कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन आज की घटना निश्चित रूप से पूरे जीवन भर एक बुरी याद के रूप में उसके दिमाग में बनी रहेगी। इतने सारे लोगों के सामने शर्त लगाने के बाद मनिक अपने शब्दों से पीछे नहीं हट सकता था। इसके अलावा चूंकि यह यंग मास्टर फाइट की शर्तें थीं, इसलिए वह बदला लेने या आरव का मजाक उड़ाने या उसे तंग करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था।
पैसे पैसे निकालो, मनिक ने अपने आदमियों पर चिल्लाया। आज उसे अपनी हार स्वीकार करनी ही होगी। लेकिन यह लड़ाई का अंत नहीं था। उसने कसम खाई कि वह आरव को टुकड़े टुकड़े कर देगा। आरव के इस तरह के प्रदर्शन से पुरुषों का बहुत बड़ा समूह पूरी तरह से हैरान था। अब तो लोग ये भी सोचने लगे थे कि भले ही मनिक के सभी साथी आरव पर हमला कर दें, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि वे जीत पाए। क्या वह वास्तव में सिर्फ एक फिजिकल ट्रेनिंग प्रथम चरण है? नितिन, पैसे इकट्ठा करो, आरव ने कहा। 1000 टोका के सिक्के कोई छोटी रकम नहीं थी। भले ही मनिक अमीर है, लेकिन वह अपने साथ इतना पैसा नहीं लाया होगा। इसलिए वह केवल अपने आदमियों से पैसे मांगकर ही आरव को दी जाने वाली रकम की पूर्ति कर सकता था। जिस क्षण मनिक ने खून की उल्टी की थी, तो इसे देखकर नितिन हैरान होकर शांत खड़ा रह गया था। आरव के बुलाने के बाद ही उसने कोई प्रतिक्रिया दी। वह सोचता रह गया कि हे भगवान, क्या यह सच है? क्या आरव वास्तव में जीत गया है? इसके अलावा उन्होंने 1000 स्वर्ण लियांग जीत लिए थे। 1000 स्वर्ण लियांग। नितिन के पास कुल मिलाकर 200 टोका के सिक्कों से अधिक सिक्के नहीं थे। एक रक्त जिनसेंग खरीदने में ही उसके पास रखे पैसों का आधा से अधिक भाग खर्च हो गया था। अपने हाथों में टोका के सिक्कों को देखते हुए नितिन के चेहरे पर आश्चर्य की भावना थी। फिर यह हंसी में बदलने से पहले एक परमानंद में बदल गई। इन सिक्कों को देखते हुए पहले तो उसकी आंखें की पुतली आश्चर्य से बड़ी हो गई। इसके बाद वह इस हद तक मुस्कुराया कि उसकी आंखें की पुतली लगभग अदृश्य होने लगी थी। हाँ, हम अमीर गए, हम अमीर गए। आप बहुत दयालु हैं। मैं क्या कह सकता हूं? आपकी उदारता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जानते हुए कि हम मुश्किल में हैं, आप जैसे अच्छे लोगों ने हमें कुछ खर्च करने के लिए पैसे देने का फैसला किया है। धन्यवाद। खासकर भाई मनिक, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको लगा कि 800 टोका के सिक्के हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, इसी कारण आपने 1000 टोका के सिक्के देने पर जोर दिया था। हम दोनों लोगों की ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूं। नितिन के इतने अधिक बेइज्जती भरे शब्दों को सुनकर मनिक, जो पहले से ही गंभीर रूप से घायल था, उसका मुंह भर आया और उसने एक और खून का कतरा थूक दिया। उस समय उसने कहा था कि अगर वह 3 अटैकों में आरव को नहीं मार सका तो अपना नाम बदल लेगा। भाड़ में जाओ तुम, मनिक ने गुस्से से अपने दांत पीस लिए। बाकी लोग जो मनिक के साथ थे, उनके चेहरे भी बिगड़ गए थे। ये सब करते हुए उन्हें नितिन का चेहरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उनके लिए नितिन का वर्तमान चेहरा इतना घिनौना था कि उनका दिल तो कर रहा था कि वे उसे यहीं मार डालें। टोका के सिक्के इकट्ठा करने के बाद नितिन ने अपनी उंगलियों को ठीक से साफ किया और एक एक करके सिक्कों को गिनना शुरू कर दिया। 20, 30, 50, 100, 100, 5, 100, 7। नितिन ने टोका के सिक्कों के ढेर को 3 बार गिना, फिर मुस्कुराहट के साथ तिरछी आंखों से देखते हुए कहा, 850 टोका के सिक्के, 150 कम है। तुम सब तो बहुत अमीर हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम इतनी छोटी रकम भी नहीं जुटा सकते? मुझे लगता है कि शायद तुम सब इस शर्त के कारण बहुत गरीब होने वाले हो। नितिन के शब्दों को सुनकर मनिक को फिर से खून की उल्टी होने लगी। टोका के सिक्के इकट्ठा करने के बाद नितिन ने अपनी उंगलियों को ठीक से साफ किया और एक एक करके सिक्कों को गिनना शुरू कर दिया। 20, 30, 50, 100, 105, 107। नितिन ने टोका के सिक्कों के ढेर को 3 बार गिना, फिर मुस्कुराहट और तिरछी आंखों से देखते हुए कहा, 850 टोका के सिक्के, 150 कम है। तुम सब तो बहुत अमीर हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम इतनी छोटी रकम भी नहीं जुटा सको? मुझे लगता है कि शायद तुम सब इस शर्त के कारण बहुत गरीब होने वाले हो। नितिन के शब्दों को सुनकर मनिक को फिर से खून की उल्टी होने लगी। इसके बाद उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और एक डिंग की आवाज सुनाई दी। उसकी लंबी तलवार अरीना के बीच में धंसी हुई गई थी। यह जाइपा स्वॉर्ड है। इसे किसी भी हथियार की दुकान में 200 टोका के सिक्के में बेचा जा सकता है।
अब तो तुम्हारा हिसाब पूरा हो गया, हम जा रहे हैं। उनमें से 5 लोग आरव को पीटने के लिए मनिक के साथ आए थे, लेकिन अंतिम परिणाम यह आया कि उन्हें अपने पूरे धन, जिसमें मनिक की तलवार भी शामिल थी, आरव को सौंपनी पड़ा। मनिक इतनी दयनीय स्थिति में पहली बार आया था। जायपा स्वॉर्ड को देखकर नितिन मुस्कुराया। उसे हथियारों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी और जायपा स्वॉर्ड वास्तव में एक बहुत ही कीमती हथियार है। यह स्वॉर्ड नितिन की तलवार से तो कहीं बेहतर है, आरव ने कहा। अगर तुमको यह पसंद है तो तुम इसे ले सकते हैं, नितिन ने जवाब दिया। मैं ऐसा नहीं कर सकता भाई आरव, मेरे पास तो फिर भी एक तलवार है। आपके पास इस सामान्य चाकू को छोड़कर कोई भी हथियार नहीं है, आरव ने जवाब दिया। मेरे मुक्के ही मेरे हथियार हैं। अभी के लिए मुझे किसी हथियार की जरूरत नहीं है। बाद में मैं अपने लिए एक ऐसा हथियार खरीदूंगा जो मेरे लिए फिट हो। भले ही यह जायपा स्वॉर्ड बहुत तेज है, लेकिन यह मेरी फाइटिंग स्टाइल के लिए बहुत फीकी है। नितिन को लड़ते समय आरव द्वारा प्रयोग किए गए मुक्के के बारे में याद आया और उसे यह मानना पड़ा कि यह तलवार आरव के साथ तालमेल बिठाने के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, तो मैं यह तलवार ले लूंगा, लेकिन उस समय तुम वाकई खतरनाक लग रहे थे भाई आरव। मैंने तुम्हें पहले कभी इस तरह के रूप में नहीं देखा। जब से आरव ने फाइटिंग वे का कल्टीवेशन शुरू किया था, नितिन ने आरव को कभी फाइट करते हुए नहीं देखा था। वह कैसे जान सकता था कि आरव की ताकत कितनी बढ़ गई है? उसका मानना था कि यह आरव की कड़ी मेहनत का नतीजा है। आरव ने नितिन को समझाते हुए कहा, मनिक को फाइटिंग वे के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है और वह केवल एक शुरुआती फिजिकल ट्रेनिंग के दूसरे स्तर पर है। इसके अलावा उसकी फाउंडेशन भी अस्थिर है। वह फिजिकल ट्रेनिंग के इस स्तर शायद अधिक से अधिक मेंडिशियन पिल खाने के बाद पहुंचा है। यहां तक कि उसकी फाइटिंग टेक्निक भी कुछ खास नहीं थी। उसे हराना गर्व की बात नहीं है। मेरा पहला लक्ष्य सिकारा को हराना है। सिकारा मनिक से अलग है। सिकारा के पास बहुत ताकत है और उसका फाउंडेशन। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद। सन भी मजबूत है। उसका ग्रेड 4 फाइटिंग टैलेंट सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, इसके अलावा वह काफी मेहनती भी है। इस प्रकार वर्तमान समय में आरव सिकारा को नहीं हरा सकता है। आरव ने नितिन द्वारा दिए गए टोका के सिक्के लिए, फिर उनमें से एक ढेर अलग किया और बिना गिने उस ढेर को नितिन को देने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ाए। इतने सिक्कों को तुम रख लो। तुम क्या कर रहे हो? ये सारे टोका के सिक्के तुमने प्राप्त किए हैं। मैंने तलवार पहले ही ले ली है। इन सिक्कों की बात करें तो मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है। मेरे अभ्यास के तरीके को देखें तो मुझे हर महीने केवल 10 टोका के सिक्कों की जरूरत होती है। आरव थोड़ी देर चुप रहा, फिर बिना कुछ कहे उसने कमर के पास वाली जेब में उन सभी सिक्कों को रख लिया। ठीक है, चलो मेले में चलते हैं, आरव ने कहा। क्या मेले में? हाँ, मैं तो इस बारे में भूल ही गया। अब हमारे पास कुछ खरीदने के लिए सिक्के भी है। 1000 टोका के सिक्के। साला, मैंने आज से पहले कभी इतनी बड़ी रकम नहीं देखी है, लेकिन इस बार हम मेले में धूम मचा देंगे। आरव भी हंसा और बोला, ठीक है, हम बहुत मजे करेंगे, लेकिन अगले कुछ दिनों तक बाहर जाते समय तुम्हें सावधान रहना होगा। किससे? तुम्हारा मतलब मनिक से है? हाँ, वह निश्चित रूप से बदला लेगा। वह ऐसा खुलेआम नहीं कर सकता, लेकिन वह छुपकर हमसे बदला लेने की कोशिश जरूर करेगा। यह एक परेशानी का ऐसा पुल है जिसे हमें पार करना ही पड़ेगा। आरव ने यह कहते हुए अपना स्वर धीमा कर लिया। मनिक इस मामले को यहीं खत्म कर दे, ये तो हो ही नहीं सकता है। हालांकि अगर वह छुपकर उनके खिलाफ साजिश रचता है या उन्हें मारने के लिए किलर्स, हत्यारे भेजता है, और यदि वे मनिक को निशाना बना लेते तो आरव को मनिक का उपचार करने के लिए उसके द्वारा ही दिए गए ब्लड जिनसेंग का प्रयोग करना पड़ेगा।
स्वाभाविक रूप से आरव यह कभी नहीं चाहेगा कि उसकी वजह से इसके सबसे अच्छे दोस्त नितिन को परेशानी हो। अंत में मनिक के पिता भी ग्रीन सिटी की डिफेंस आर्मी के प्रमुख हैं। यदि उन्हें इस घटना के बारे में पता चलेगा तो क्या होगा? हालांकि वे सामने आकर कुछ भी नहीं कह सकते थे, लेकिन फिर भी उनके पास ऐसे बहुत से रास्ते थे जिनके जरिए वे भी आरव के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। आरव व नितिन जिस मेले जा रहे थे वह ग्रीन सिटी के बाहरी इलाके में आयोजित किया गया था। यह वह जगह है जहां सबसे ज्यादा व्यापारिक गतिविधियां होती हैं। हर साल एक बार इस जगह पर मेले का आयोजन होता था। इस मेले में पड़ोसी राज्यों के फाइटिंग मास्टर भी अपनी जरूरत की चीजें ढूंढने और खरीदने आते थे। जब आरव मेले के प्रवेश द्वार पर पहुंचा तो वहां लोगों की भीड़ और वहां पर मौजूद सामानों की उच्च श्रेणी को देखकर चौंक गया। यह रईसों और कुलीनों की दुनिया लग रही थी। लोगों की ऐसी भीड़ के बीच आम रूप से घूमते हुए एनर्जी कंडेंसेशन स्टेज पर उपस्थित लोगों को भी देखना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। जब आरव भीड़ को ही देख रहा था तो इस भीड़ में एक खलबली मच गई। आरव ने अपना सिर घुमाया और देखा कि एक सफेद आलीशान गाड़ी मेले के प्रवेश द्वार पर आ रही है। गाड़ी को खींचने वाले सभी घोड़े एक ही तरह के और बहुत कीमती घोड़े थे, साइना सिल्वर हॉर्स। इन घोड़ों में बहुत तेजी और किसी भी स्थिति में चलते रहने की क्षमता होती है। उनमें से प्रत्येक की कीमत 10,000 टोका के सिक्कों से कम नहीं हो सकती थी। अनेक धनी परिवारों के यंग मास्टरों को तो छोड़िए, ग्रोट परिवारों के यंग मास्टर भी इन्हें खरीदने से पहले 100 बार सोचेंगे। इसके अंदर बैठा व्यक्ति कौन हो सकता है जिसके लिए कई हजार स्वर्ण लियांग की कीमत वाली गाड़ी में सवार होना एक आम बात है? क्या यह हो सकता है कि शाही परिवार का कोई सदस्य यहां आया हो? आरव ने मन ही मन सोचा। इस गाड़ी की ओर देखते हुए नितिन ने आरव से कहा, क्या तुम गाड़ी पर सुनहरे भाले के साथ एक महान योद्धा को दर्शाती हुई ध्वज को देख रहे हैं? यकीनन यह मार्शल जेस्टो की गाड़ी है। मार्शल जेस्टो? इससे तुम्हारा मतलब मार्शल जतन है? आरव ने पूछा। और कौन हो सकता है? पूरे ब्लू स्काई किंगडम में केवल एक मार्शल है। ब्लू स्काई किंगडम की सैन्य संरचना के भीतर 10,000 सैनिकों के कप्तान का पद संभालना सच में एक बड़ी बात है। किसी भी आम सैनिक से ऊपर मेजर का पद होगा, मेजर के ऊपर कर्नल होता है, कर्नल के ऊपर जनरल होता है, अंत में जनरल के ऊपर एक मार्शल होता है। पिछले 80 वर्षों में ब्लू स्काई किंगडम में केवल एक व्यक्ति ही मार्शल के पद पर पहुंचा है। ब्लू स्काई किंगडम के कई नागरिक वर्तमान सम्राट के नाम से परिचित नहीं हो, यह आम बात है, लेकिन वे सभी मार्शल जतन का नाम अच्छी तरह जानते हैं। किंगडम प्रोटेक्टर ग्रैंड मार्शल जतन। 80 साल पहले उन्हें ब्लू स्काई किंगडम पर ईस्टर्न डार्क मून किंगडम के आक्रमण का सामना करना पड़ा था। इस लड़ाई में अनगिनत लोगों की जान चली गई थी और शाही परिवार को साम्राज्य के दक्षिण की ओर राजधानी को स्थापित करना पड़ा था। फाइटिंग जतन एकमात्र ही व्यक्ति था जो वहां अंत तक लड़ता रहा। अपनी रॉयल आर्मी की कमान संभालते हुए उन्होंने लगातार कई सराहनीय कार्य किए। लड़ाई में हारी हुई क्षेत्र को पुनः प्राप्त किया और उत्तर की ओर रहने वाले लोगों को भी मरने से बचाया था। लड़ाई के प्रारंभ होने के 3 साल बाद मार्शल जतन की कमान में रॉयल आर्मी ने आखिरकार ईस्टर्न डार्क मून किंगडम को हराने में कामयाबी हासिल की। राजधानी को पुनः उसी स्थान पर पहुंचा दिया गया जहां वह पहले थी और उसी वर्ष महान योद्धा जतन को मार्शल जेस्टो की उपाधि दी गई। यह वही समय था जब सेना के महान योद्धाओं ने किंगडम के उच्च परिवारों के साथ मिलकर ब्लू स्काई फाइटिंग आर्ट एकेडमी की स्थापना की थी। अपनी सीमित समय की फाउंडेशन के कारण ब्लू स्काई एकेडमी ग्रेड 3 सेक्ट्स और कार्लोवेनिया वैली द्वारा स्थापित कार्लोवेनिया एकेडमी के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ है। हालांकि ब्लू स्काई एकेडमी ब्लू स्काई किंगडम के लिए
सैन्य एकेडमी के रूप में भी कार्य करती है। ब्लू स्काई एकेडमी से स्नातक होने के बाद जो लोग सेना में प्रवेश करते हैं, जिससे वे निश्चित रूप से एक अच्छा पद प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। मार्शल जतन ब्लू स्काई एकेडमी के ओल्ड प्रिंसिपल भी हैं। उनकी फाइटिंग कल्टीवेशन पोस्ट गैदरिंग स्टेज के मध्य चरण तक पहुंच गई है। अधिकतर फाइटिंग मास्टरों के लिए पोस्ट गैदरिंग स्टेज या एनर्जी कंडेंसेशन स्टेज पर पहुंचना ही अंतिम लक्ष्य होता है। दरवाजे के पास आकर गाड़ी रुक गई और आरव ने गहरी सांस ली। क्या सच में गैदरिंग जतन खुद अंदर है? इस आदमी के बारे में केवल आरव योद्धाओं की कहावतों या कहानी में सुना जाता है। क्या आज इस मेले में सच में आए होंगे? गाड़ी का पर्दा एक तरफ खिसका और आरव आश्चर्यचकित हो गया। जो बाहर आया था वह एक लड़की थी। लड़की को देखकर आरव को आश्चर्य हुआ, जबकि नितिन की आंखें सीधे उस पर टिक गईं। ऐसी कौन सी सुंदरी है जो साम्राज्यों को हिला सकती है? वह सच में यही है। युवती ने सफेद पोशाक पहनी हुई थी। उसके काले बाल कमर तक लटक रहे थे। उसकी त्वचा सुंदर चांद की रोशनी के समान चमक रही थी। उसका रूप पूर्ण चंद्रमा की तरह मंत्रमुग्ध करने वाला था। उसकी आंखें शरद ऋतु के पानी की तरह साफ थीं। उसकी नाक अत्यधिक सुंदर और उभरी हुई थी, थोड़ी थोड़ी नुकीली थी और गर्दन सारस की तरह पतली थी। इसमें किसी का कोई दोष नहीं था कि उसे जो एक बार देखे और देखता ही रह जाए। इसके अलावा वह ज्ञान और पवित्रता की आभा बिखेर रही थी, जिससे उसे देखने वालों के मन में उसके लिए एक विचार निश्चित ही आता था, एक स्वर्ग की अप्सरा। अपने बॉडीगार्ड और नौकरानियों के साथ युवती गाड़ी से उतरी और मेले में चली गई। वह मेले में जहां भी जाती, ऐसा लगता जैसे उस क्षेत्र में कई रंग चमक उठे हों और सुंदर गुलाब के फूल खिल गए हों। जहां तक युवती की बात है, तो वह इस खूबसूरत दृश्य के भीतर नृत्य करती हुई प्रतीत हो रही थी, जिससे हर कोई अपने आप को एक सपने में खोता हुआ समझ रहा था। सभी की निगाहें उस पर टिकी हुई थीं। उसकी गाड़ी, जिसकी कीमत कई 10,000 टोका के सिक्के थी, उसकी शानदार सुंदरता और 80 से ज्यादा सालों तक टिके रहने वाला मार्शल जतन का शाही परिवार, इनमें से कोई भी एक कारक उसे ध्यान का केंद्र बनाने के लिए पर्याप्त था। जब तक वह युवती उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गई, तब तक नितिन अपनी नजरें उससे हटाने के लिए तैयार नहीं था। उस युवती का इसकी नजरों दूर चला जाना उसके चेहरे पर अनिच्छा का भाव लेकर आ गया था। आरव ने पूछा, वह कौन है? क्या तुम उसे जानते हो? नितिन ने जवाब दिया, मैं उसे जानता हूं, लेकिन वह मुझे नहीं जानती। वह मार्शल जतन की पोती मानिका है। वाकई? आरव ने कहा, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, ये वही है। आरव को बताते हुए नितिन ने उस लड़की की प्रशंसा की। इसके बाद आरव ने केवल ओ कहा। उसने कुछ हद तक उसकी पहचान का अनुमान लगा लिया था कि यह युवती किसी न किसी तरह से मार्शल जतन से संबंधित होगी, इसलिए वह बहुत हैरान नहीं हुआ। नितिन ने आरव की ओर देखा और मुस्कुराते हुए आगे कहा, उस लड़की के पास ग्रेड 6 फाइटिंग टैलेंट है। क्या? आरव अवाक रह गया। ग्रेड 6 टैलेंट? क्या तुम्हें पक्का पता है? आरव ने इससे पहले जो सबसे बेहतरीन टैलेंट देखा था, वह ग्रेड 4 का टैलेंट था। ग्रेड 5 टैलेंट की बात करें तो ग्रीन सिटी में यह किसी के भी पास नहीं था। शायद ब्लू स्काई किंगडम में ऐसे लोग मौजूद हों, लेकिन उनकी संख्या निश्चित रूप से बहुत कम होगी। हालांकि उसने अभी अभी जाना कि जो युवती कुछ समय पहले उनकी नजरों के सामने से गुजरी थी, उसके पास ग्रेड 6 टैलेंट है। उसके लिए यह एक अकल्पनीय बात थी। नितिन को पहले से ही आरव की इस प्रकार की प्रतिक्रिया की उम्मीद थी और उसने कहा, मैं कहता हूं भाई आरव, क्या आपको नहीं लगता कि उसकी ग्रेड 6 फाइटिंग टैलेंट के साथ साथ उसका रूप और भी अद्भुत है? आरव ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि उसकी प्रतिभा और भी अद्भुत है। ग्रेड 6 टैलेंट, यह तो बिल्कुल अनसुना है। हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वह किस फाइटिंग स्टेज पर हो सकती है?
नितिन ने कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन उसका स्तर निश्चित रूप से उच्च होना चाहिए। यह देखते हुए कि वह इतनी उच्च प्रतिभा से संपन्न है और एक महान परिवार में पैदा हुई है, फिजिकल ट्रेनिंग का चौथा या पांचवां चरण इसने प्राप्त कर लिया होगा, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हालांकि भाई मिंग, आप केवल इस फाइटिंग आर्ट के बारे में ही क्यों पूछते हैं? इतनी खूबसूरत सुंदरी को देखने के बाद क्या आपका दिल तेजी से नहीं धड़कने लगता? सवाल ने आरव को चौंका दिया। एक सुंदर महिला किसी भी व्यक्ति को प्रिय होती है और मानिका वास्तव में परिपूर्ण सुंदरी है। हालांकि रवीना और उसके बीच जो कुछ हुआ था, उसके बाद आरव को समझ में आ गया था कि एक प्यार करने वाला साथी तभी तक किसी के पास टिक सकता है जब तक उसके पास पर्याप्त पावर हो। उसकी वर्तमान पावर को देखते हुए इस तरह की सुंदरी को दिल में बसाना निरर्थक था। आरव ने पलटकर उसने पूछा, क्यों? क्या तुम्हें वह पसंद है? नहीं, मैं तो बस उसका एक प्रशंसक हूं। यह लड़की मेरे लिए बहुत दूर है। मैं इस तरह के विचार अपने दिल में नहीं रख सकता। मुझे यह भी नहीं पता कि ग्रीन सिटी में कितने लोग इसके पति के जैसा भाग्यशाली आदमी बनने की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि उनमें से कोई भी मानिका के लिए योग्य नहीं है। यह लड़की निश्चित रूप से भविष्य में कार्लोवेनिया वैली सेक्ट के समान एक बहुत ही बड़े सेक्ट के साथ अपना जीवन व्यतीत करेगी। वह बहुत पहले से ही कार्लोवेनिया एकेडमी की एक मुख्य शिष्या बन गई थी। हम जैसे सामान्य स्तर के लोग उसके जैसे किसी लड़की से मेल खाने की उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन जिस बात से मुझे सबसे ज्यादा जलन होती है वह यह है कि वह एक इंस्क्रिप्शन मास्टर भी है। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद।